भाई सभी प्यारे बच्चों को हमारा प्यारा सा नमस्कार है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ छोटी सी बातें हैं। हम लोगों ने क्या करा हुआ है अपनी मैथमेटिक्स में जो भी हमारा यहाँ पर 10th क्लास के चैप्टर्स हैं उसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। मैं अब तक क्या करता था, आपको यहाँ पर आर डी शर्मा की जो बुक है उसमें से मैंने आपको सबसे पहले कंसेप्ट बताया। कंसेप्ट बताने के बाद मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताया, मतलब एक ही नहीं कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए और कुछ एडवांस क्वेश्चन बताए और उसके बाद अपने टॉपिक को फिनिश कर दिया। लेकिन कुछ बच्चे मुझसे कहने लगे कि सर हमारे यहाँ तो एनसीईआरटी चलती है, आप क्या करो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करवाओ। तो आज हम लोग यहाँ पर अपनी उसी की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, चाहे वो हमारा डिलीटेड सिलेबस का हो या फिर डिलीटेड सिलेबस का ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अपनी इस वाली वीडियो में आज से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जो कि आपके 2-3 दिन बाद अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगी। जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपना जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर उस पे, और उस रियल नंबर जो हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज नंबर 1.1 वो हमारा पूरी तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड है, वो आपने पढ़ा है ना, वो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उस वाले कंसेप्ट पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड है। अगर आपको इसके बेसिक कंसेप्ट की जानकारी चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सिर्फ करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा हर एक वीडियो के बेसिक कंसेप्ट की, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। लेकिन बस इतना फर्क था कि वहां पर हम आर डी शर्मा कवर कर रहे थे, यहाँ पर अब हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो हर वीडियो में आपके सामने कंसेप्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ होगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं, ज्यादा बातें हम लोग क्वेश्चन के बीच बीच में करते रहेंगे अगर हमें कुछ काम होगा तो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने ये है कि बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। आपको यहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पे क्या करना है, 135 और 225 का एलसीएम फाइंड करना है। ये आपको समझ आया। अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इन दोनों नंबर में से बड़ा कौन है। समझ आया। सबसे पहले क्या करना होगा भाई, सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास जो भी नंबर्स गिवन है उन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन है। 225 बड़ा है या 135 बड़ा है। अब बेटे ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, कौन बड़ा है, आपके सामने 225 बड़ा है। तो आप लोग क्या करोगे, अपने 225 को डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे भाई, 135 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मैं एक बार और बोलना चाहूंगा, आपके पास जो भी नंबर बड़ा है, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं तो आप सबसे पहले ये देखो कि दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। जो भी आपके पास बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड की तरह बिहेव करवाओ और जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर की तरह बिहेव करवाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे 135 है, अब मुझे 135 का टेबल याद है क्योंकि भाई मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा हूं। 135 वन जा 135 और 135 टू जा 270। अब ये जो 270 आया वो 225 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हम लोग यहां पर 135 वन जा 135 रन करेंगे। समझ आए सबको भाई। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया, रिजल्ट आपका 9 आ गया। मतलब 90 आपके पास यहां पर एज ए रिमाइंडर बच गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं या तो मैं इसमें पॉइंट वगैरह लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करूं। लेकिन मुझे यहां पर इसको बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से सॉल्व करना है। वो एल्गोरिथम का मतलब होता है कि आप किसी
चीज को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके स्टेप को हम लोग यहाँ पर एल्गोरिथम कहते हैं। ये आपको समझ आ रहा है। तो यूक्लिड ने एक स्टेप दिया है कि आप किस तरीके से इसके एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हर चीज को सॉल्व करने का स्टेप होता है। भाई आपको सिक्स्थ क्लास की तरह एलसीएम लेना है तो उसका एक अलग स्टेप है। भाई आपको सिक्स्थ क्लास की तरह एचसीएफ लेना है तो उसका एक अलग स्टेप है। भाई आपको सेकंड क्लास की तरह मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसका एक अलग स्टेप है। डिवीजन करना है तो उसका एक अलग स्टेप है। सेम उसी तरीके से यूक्लिड ने हमें क्या करा, एचसीएफ फाइंड करने का बाय डिवीजन मेथड से एक स्टेप दिया, इसलिए हम लोग उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम मतलब उस स्टेप को, जिस स्टेप की हेल्प से आप लोग अपने एचसीएफ को फाइंड करोगे। अब वो स्टेप क्या था कि भाई अगर आपके पास यहां पर आप देख सकते हो ये जो 90 आपका रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर आपका यहां डिवाइजर से छोटा है, तो आप लोग क्या करो, इस 135 को जो आपका डिवाइजर है इसको यहां पर उठा के डिविडेंड बना दो। क्या कर दो भाई, आपके पास जब भी रिमाइंडर आ जाएगा आप लोग क्या करोगे, अपने डिवाइजर को डिविडेंड बना दोगे। क्या करोगे, डिवाइजर को डिविडेंड बना दोगे। अब यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि 90 बन जा 90 और 92 जा 180 होता है, लेकिन यहां पे सिर्फ 135 लिखा हुआ है। तो आप 90 बन जा 90 रन करिए और फिर से इसे माइनस करिए। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया तो 4 आ गया। अब आपके पास 45 यहां पर रिमाइंडर आ चुका है। ये जो रिमाइंडर आया वो 0 तो है नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन हमें आगे भी सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमारा ये जो 90 डिवाइजर था, जो हमारा 90 डिवाइजर था उसको उठा के हम लोग यहां पर डिविडेंड बना देंगे। उसको उठाकर हम लोग यहां पर डिविडेंड बना देंगे। गलती से इस वाले डिवाइजर को मत उठा लेना, क्योंकि अब आप लोग इस वाले डिवीजन पे थे तो आपका ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो ये डिवाइजर आपका यहां पर आके डिविडेंड बन गया। अब 45 के टेबल में जो 90 है वो आपका 2 टाइम्स में आता है। तो फाइनली आपका यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, डिवीजन आपका पूरा सॉल्व हो चुका, क्योंकि यहां पर अब आपके पास रिमाइंडर में 0 बच चुका है। इतना आपको समझ आया। अब यूक्लिड ने यहां पर कहा था कि जिस वाले स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, जिस वाले स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसी का डिवाइजर आपका फाइनल एचसीएफ होगा। उसी का डिवाइजर आपका फाइनल एचसीएफ होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे टोटल 3 डिवीजन करे हैं हमने, मतलब 3 अलग अलग स्टेप हमारे सामने फॉलो हुए हैं। सबसे पहले ये वाला स्टेप हुआ है, फिर हमारे सामने ये वाला स्टेप हुआ है और फिर हमारे सामने ये वाला स्टेप हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इन तीनों स्टेप में रिमाइंडर तो आपका 0 यही हुआ है। इसका मतलब जब रिमाइंडर यहां 0 हुआ है तो इसका डिवाइजर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आपका फाइनल एचसीएफ हो जाएगा। एक बार यस और नो में रिप्लाई कर दो भाई, आपका जो डिवाइजर आया वो क्या हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को डिवाइड करने के बाद कुछ स्टेप की फॉर्म में लिखना है और फिर अपना फाइनल रिजल्ट देना है। अब एक छोटी सी बात सुनो, जैसे मैंने 5 को डिवाइड करा 3 से, तो मेरे पास 3 1 जा 3 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। तो क्या मैं इस 5 को लिख सकता हूं 3 इंटू में 1 और प्लस का 2? मतलब क्या मैं डिविडेंड को डिवाइजर इंटू में कोशेंट प्लस का रिमाइंडर लिख सकता हूं? भाई सेम काम हमें यहां पर भी करना है। हमारे पास यहां पे था 225, तो क्या मैं इस 225 को 135 इंटू 1 प्लस 90 लिख सकता हूं? तो मैं यहां पर लिख दूंगा 135 इंटू 1 प्लस 90। यस और नो बोलो भाई। उसके बाद फिर से 135 है, क्या मैं 135 को यहां पर 90 इंटू 1 प्लस 45 लिख सकता हूं? 90 इंटू 1 प्लस 45 लिख सकता हूं। और सबसे लास्ट में मेरे पास क्या है, सबसे लास्ट में मेरे पास 90 है। क्या इस वाले 90 को मैं 45 इंटू 2 प्लस 0 लिख सकता हूं? क्या इस वाले 90 को मैं 45 इंटू 2 प्लस 0 लिख सकता हूं? और इसके बाद आपके सामने स्टेप खत्म हो गया और कोई स्टेप नहीं बचा।
ये आपको समझ आया। तो जिस स्टेप में आपका यहां पर रिमाइंडर 0 हुआ, उस स्टेप का डिवाइजर आपका फाइनल एचसीएफ होगा। तो यहां पर आपका ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो एचसीएफ, अब हम किस किस का एचसीएफ निकाल रहे हैं? 135 और 225 का। तो हम लोग इसे लिखेंगे एचसीएफ ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि याद करो बचपन में बॉड मास रूल सिखाया जाता है, तो वहां पर ब्रैकेट आता है तो उसका मतलब इनडायरेक्टली ऑफ होता है। तो एचसीएफ ऑफ 135 और 225, अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया उसके बाहर एचसीएफ लिख दिया, इसका ये मतलब है कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 कितना आ गया आपके सामने? 45 आया था। तो इज इक्वल टू 45 और यही हमारा आंसर है। और इसे पूरा करते ही आपके 2 नंबर कंफर्म है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? क्या आपको ये पूरा का पूरा स्टेप समझ आया? क्या हमें अगले क्वेश्चन पे बढ़ना चाहिए? ओके। उसके बाद देखिए आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 196 एंड 30,220 का। हमें एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, याद करिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था? सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना था कि भाई इन दोनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये या फिर ये। आपको देखते ही पता चल गया कि भाई सबसे बड़ा नंबर ये है। और अगर बेटे किसी को ये नहीं पता कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो प्लीज आप लोग अपनी 6th क्लास दोबारा से करिए। भाई हमें देखते ही पता चल गया कि ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है, और जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है हम लोग उसको क्या करेंगे? छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो भाई यहां पर आ गया 38220 और इसको डिवाइडेड बाय 196। अब एक छोटी सी बात सोचो भाई, 196 का टेबल आपको नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं 196 का टेबल लिख लेता हूं। अगर मैंने 196 का टेबल लिखना चाहा तो 196 वन जा 196 और 196 टू जा करते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 2 जा 2, मतलब आपके पास 392 आ गया। अब सुनो ध्यान से भाई, यहां पे लिखा हुआ है 382 और हमारे पास आ रहा है 392, इसका मतलब ये बड़ा है। तो 2 टाइम्स में रन तो होगा नहीं, तो कितने टाइम्स में रन करे? 1 टाइम्स में। तो 196 वन जा 196, आपका ये आ गया। अब भाई 12 में से 6 को माइनस करो, 6 आएगा। 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 17 हो जाएगा। और 17 में से अगर 9 माइनस करा तो आपके पास 8 आएगा। और यहां पर 2 बचा, 2 में से 1 माइनस करा तो आपके पास 1 आएगा। इतना आपको समझ आया? अब आपके पास यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया। आप गलती से भी ये मत कर देना कि 196 ये जो डिवाइजर है इसको उठा के डिविडेंड बना दो, गलती से भी मत कर देना। क्यों? क्योंकि आपके सामने अभी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टर्म जो है वो यहां पर बची हुई है, और जब तक हमारा फाइनल आपके सामने रिमाइंडर ना आ जाए तब तक आपका क्वेश्चन अनकंप्लीट होगा। आप गलती से भी इसे यहां पे रिमाइंडर नहीं कह सकते, क्योंकि आपके पास अभी ये वाला 2 और ये वाला 0 यहां पर बचा हुआ है। क्या आपको समझ आया? आपने क्या करा, यहां पर 2 को कॉपी कर लिया, इतना भी आपको समझ आया। अब भाई 196 के टेबल में 1862 चेक करना पड़ेगा कितने टाइम्स में आता है, तो चलिए चेक करते हैं। एक काम करते हैं, अप्रोक्सीमेट वाला रिजल्ट लगाते हैं, शायद हमें वैल्यू पता चल जाए। जैसे 196 9 जा अगर रन करा तो 9 6 जा 54, कैरी आपका 5, 9 9 जा 81 और 5 86 का 6 कैरी आपका 8, 9 9 जा 9 1 जा 9 और 8 आपका 17 64 हो गया। और अगर 10 टाइम्स में रन करा तो 1960 बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग 9 टाइम्स में क्या रन करोगे? 1764 माइनस कर दो भाई, 12 में से 4 गया, 8 बचेगा,
यहां पर 5 बचा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, और तो कुछ आपके पास बचा नहीं। अब आप लोग क्या करोगे, इस जीरो को कॉपी कर लो, क्योंकि अभी भी आपका ये फाइनल रिमाइंडर तो आए नहीं है। भाई मैंने क्या कहा, जब तक आपके पास सारी की सारी डिजिट सॉल्व ना हो जाए तब तक आपका रिमाइंडर तो आएगा नहीं। इसका मतलब अभी आपके पास ये जीरो बचा हुआ है, आप लोग जीरो को भी क्या कर लो, कॉपी कर लो, और रिजल्ट आपका 980 बन गया। अब 196 के टेबल में 980 हमें चेक करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लगाते हैं। आई थिंक 5 टाइम्स में हो जाएगा, क्योंकि 6 5 जा 30 का बिहेवियर मुझे लग रहा है। तो 5 टाइम्स में 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 48 का कैरी 4, 5 1 जा 5 और 9 980 आ गया। मतलब आपका 5 टाइम्स में यहां पर 980 आ गया, और अब हमारे पास यहां पर फाइनल रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि और कोई डिजिट हमारे पास कॉपी करने के लिए नहीं बची। यस और नो बोल के बताओ, समझ आया कि नहीं आया, एक बार और बोलो। भाई सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने डिवाइड करा। यहां पर मेरे पास 186 आया था, मैंने यहीं पे क्वेश्चन को खत्म करके 196 को डिविडेंड नहीं बना दिया, क्योंकि आपके पास अभी ये वाला 2 और ये वाला 0 भी बचा हुआ है, तो उसको भी तो सॉल्व करना है। तो 2 और 0 को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो स्टेप को मैंने और आगे बढ़ाया, जस्ट एक ही डिवीजन अभी हमारा चल रहा है। उसके बाद फाइनली जब मैंने सॉल्व करा तो मुझे ये पता चला कि यहां पर एक ही डिवीजन में मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। ये आपको समझ आया? तो क्या मैं इस 38220 को क्या मैं ये लिख सकता हूं 196 इंटू ये वाला 195 प्लस ये वाला 0? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इतना आपको समझ आया? अब मैंने आपसे क्या बताया है भाई, मैंने आपसे ये बताया है कि जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस स्टेप का डिवाइजर आपका फाइनली एचसीएफ होगा। तो पहले ही स्टेप में रिमाइंडर मेरा 0 हो गया, तो पहले ही स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। मींस एचसीएफ ऑफ। अब ऑफ तो लिखना नहीं है, उसके लिए क्या करोगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ब्रैकेट लगाओगे। तो एचसीएफ ऑफ 196 और 8220 इज इक्वल टू 196, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्या ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया? क्या ये वाला मेथड भी आपको समझ आया? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? ओके भाई, उसके बाद देखिए हम लोग यहां पर अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे, जहां पर हमारे सामने क्वेश्चन आपके पास ये है कि 867 एंड 255 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहला काम हमारा वही होगा। सर आप अपने इतने सीरियस क्यों हो गए? अरे भाई क्वेश्चन को समझो। सबसे पहला काम हमारा वही होगा कि इन दोनों में आप बड़े नंबर को फाइंड करिए। सर ये तो हमें आता है, हमें पता है 867 बड़ा है और 255 छोटा है। मैंने कहा शाबाश बेटा। भाई अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 255 का टेबल पढ़ना है ताकि 867 आ जाए। सर हमें तो 255 का टेबल नहीं आता। मैंने कहा एक काम करो, 255 का टेबल लिखो मल्टीप्लाई कर करके। भाई अगर आपने 2 टाइम्स में रन किया तो 255 2 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और एक 11, 2 2 जा 4 और एक 5 आ जाएगा। अगर आपने इसे 3 टाइम्स में रन करा तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और एक 7, 765 आ जाएगा। और ये 765 जस्ट छोटा है किससे, 255 से। सर ये तो हमें आता था। तो भाई लिख दो यहाँ पे अपना 765 और अब माइनस कर दो। सर हमें माइनस करना भी आता है, तो माइनस करो। भाई 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 6 में से 6 गया 0 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बचेगा, और ये 102 हमारा रिमाइंडर यहां पर आ चुका है। क्यों?
क्योंकि हमारे पास कोई और डिजिट नीचे कॉपी करने के लिए बची ही नहीं है। सर ये भी आता था। अब क्या करना है सर, डिवाइजर को उठा के डिविडेंड बना दो। मैंने कहा ठीक है भाई, डिवाइजर को उठाओ और डिविडेंड बना दो, क्योंकि जैसा आप लोग कहोगे वैसा ही होगा। अब 102 का टेबल में 255 नहीं आता तो क्या करोगे भाई, 100 के 2 के टेबल में 255 नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, 102 टू जा 204 रन कर दो, जो कि जस्ट थोड़ा सा छोटा है। सर ठीक है, 5 में से 4 गया 1 बचा, 5 में से 0 गया 5 बचा, 2 में से 2 का 0 खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब फिर आपके पास रिमाइंडर आ गया, कोई नेक्स्ट डिजिट कॉपी करने के लिए बची ही नहीं, तो फिर से क्या करोगे भाई, फिर से डिवाइजर को पकड़ो और यहां पर अपना क्या बना दो, डिविडेंड बना दो। मैंने भी बना दिया। अब 51 के टेबल में 102 नहीं आता, 51 के टेबल में 102 नहीं आता। आता है सर, कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स। तो 51 टू 2 जा 102 और आपका रिमाइंडर आ गया 0। अब जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 हुआ, मैं एक बार और बोलना चाहूंगा, जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 हुआ, उसका जो डिवाइजर होगा वही आपका फाइनल एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको यहां पर स्टेप में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले 867 को मैंने पकड़ा, और क्या मैं इसको यहां पे 255 इंटू में 3 और प्लस का 102 लिख सकता हूं भाई। फिर मैं यहां पर अपने 255 को पकड़ूंगा, और क्या मैं इसको 102 इंटू में 2 प्लस का 51, 102 इंटू में 2 प्लस का 51 लिख सकता हूं भाई। फिर मैं अपने 102 को पकड़ूंगा, और क्या मैं इसको 51 इंटू 2 और प्लस का रिमाइंडर 0 लिख सकता हूं। मैंने लिख दिया। अब इस वाले स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हुआ था, तो जिस वाले स्टेप का रिमाइंडर 0 होगा उसका जो डिवाइजर होगा वो आपका फाइनली एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए हम लोग यहां पर अपना क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं, अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। भले ही इस बार ये 20 से 21-22 वाले सेशन में रिड्यूस है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगी, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर अपनी वीडियो में बना रहा हूं। और सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आपके ग्रीन बोर्ड पर आ चुका है। सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, आपको ये शो करना है, मतलब आपको ये दिखाना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब यहां पर दो चीजें आती हैं। जो इंटीजर होते हैं वो आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। सर 3 कौन कौन से? एक इवन, एक ऑड, एक नाइदर इवन नॉर ऑड। इवन वो वाली कैटेगरी के होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, और वो वाली कैटेगरी के होते हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, और नाइदर इवन नॉर ऑड वाला सिर्फ एक ही नंबर है, वो आपके सामने 0। तो आपको शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। मतलब आपके सामने अगर कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर आप दुनिया में कोई भी ऑड इंटीजर उठा लीजिए पॉजिटिव नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में अगर आप कोई भी ऑड नंबर उठा लेंगे, तो वो आपके पास या तो 6q + 1 टाइप का होगा, या तो 6q + 3 टाइप का होगा, या तो 6q + 5 टाइप का होगा, वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पर q भी आपके पास एक इंटीजर है। अब क्वेश्चन में ध्यान से सुनो। जैसे यहां पर मैंने एक नंबर लिया, और वो नंबर है आपके सामने क्या नंबर है वो आपके सामने, मान लीजिए 1। वह देखिएगा, क्या मैं 1 को यहां पर लिख सकता हूं 6 इंटू में 0 प्लस का 1, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 6 0 में 0, 0 में 1 प्लस करोगे 1 आएगा। आप देख सकते हो यहां पर 6 लिखा है, तीनों जगह भी 6 लिखा हुआ है। 0 आपके पास q की जगह लिखा हुआ है, और q आपका एक इंटीजर है, तो 0 भी तो एक इंटीजर होता है। और +1 चाहिए, इस कैटेगरी का आ गया। भाई आपने 3 को उठाया, 3 को क्या आप लोग 6 इंटू 0 प्लस का 3 लिख सकते हो। आप देख सकते हो 3 एक
आपके पास ऑड नंबर था तो ऑड नंबर को आपने 6 इंटू 0+3 फॉर्म का लिख दिया। अगर मान लीजिए आपने कोई और ऑड नंबर उठाया, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर आपने 21 उठाया, तो क्या आप 21 को 6 3 जा 18 प्लस का 3 लिख सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पर 51 उठाया, तो 51 को आप लोग 6 6 जा 36, 6 7 जा 49, 6 7 जा 49 और प्लस का नहीं 6 7 जा 42 होता है, 6 8 जा 48, यहाँ पर 6 8 जा 48 और प्लस का 3 लिख सकते हो। बार बार 3 आ रहा है, कोई और नंबर लेते हैं। जैसे मान लो 79 लिया, तो 79 को आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 6 इंटू में 11 6 जा 66, 12 6 जा 72। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग 79 को 6 इंटू में 12 प्लस का 5 लिख सकते हो, क्योंकि 12 6 जा 72, 12 6 72, 72 और 5 79। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि भाई आप दुनिया का कोई भी ऑड नंबर उठा लीजिए, दुनिया का कोई भी ऑड नंबर उठा लीजिए जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, आप उसको हमेशा या तो 6 इंटू में कुछ ना कुछ +1 की फॉर्म का लिख रहे हो, मतलब वो क्या है, वो 6 क्यूब +1 है, या तो वो 6 क्यूब +3 है, या तो वो 6 क्यूब +5 है। सर ये तो हमें समझ आ गया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताओ। तो ध्यान से, तो बेटा जिस तरीके से हमने अभी ये करा, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन में ये देख लो कि आपके पास वो नंबर यहाँ पर किससे डिवाइड हो रहा है, बस सारी नजर आपकी उस पे होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए वो यहाँ पर 2 प्लस कुछ ना कुछ लिखता है, वो मान लीजिए 3 प्लस कुछ ना कुछ लिखता है, वो 4 प्लस कुछ ना कुछ लिख रहा है, वो 5 प्लस कुछ ना कुछ लिख रहा है, वो 6m प्लस कुछ ना कुछ लिख रहा है, वो 7z प्लस कुछ ना कुछ लिख रहा है, वो 8 यहाँ पर कुछ भी मान लो a प्लस कुछ ना कुछ लिख रहा है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पर q के मल्टीप्लाई में, q का इनडायरेक्टली मतलब क्वोशेंट है, क्वोशेंट का मैं नाम चेंज कर सकता हूं, मैं m भी कह सकता हूं, उसको मैं यहाँ पर z भी कह सकता हूं, और उसको मैं यहाँ पर अपना a भी कह सकता हूं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि क्वोशेंट के बगल में आपका डिवीजर यहाँ पे, सॉरी डिवाइजर आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे डिवाइजर आपका 2 है, मतलब आप उस वाले क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पर डिवाइजर आपका 3 है, मतलब उस वाले क्वेश्चन को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पर 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से, 6 है तो 6 से, 7 है तो 7 से, 8 है तो 8 से। समझ आया क्या? अब ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है उस क्वेश्चन में यहाँ पर उसने डिवाइजर को क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? कौन बताना चाहेगा मुझे उसने डिवाइजर को क्या लिखा हुआ है? डिवाइजर आपके सामने 6 लिखा है। क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, डिवाइजर आपके सामने यहां पर 6 है, मतलब उसको हमें क्या करना है? 6 से डिवाइड करना है। अब एक छोटी सी बात, अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपके सामने हमेशा एक कम नंबर तक आता है। सर आपने ये क्या बोल दिया? भाई मैंने जैसे ये कहा, मान लीजिए आपके पास, आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो आपके पास रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। मान लीजिए आप लोग यहाँ पर उसको 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर आपके पास या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। मान लीजिए उस नंबर को आप यहाँ पर 11 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर आपके पास या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, ऐसे करते करते या तो 10 तक होगा। आप देख सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर उठा लीजिए, यहां पर आपके पास 6 से नंबर डिवाइड हो रहा है। तो ध्यान से देखना, आपने किसी नंबर को 6 से डिवाइड करा तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वोशेंट में। जैसे मान लो मैंने 11 लिया, अब 11 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 6 इंटू 1 प्लस का 5, मतलब 6 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास कोई ना कोई क्वोशेंट आया और प्लस में मेरे पास रिमाइंडर बचा। तो मैंने उसको 6 से डिवाइड करा, मेरे पास कोई ना कोई क्वोशेंट आएगा, या तो मेरे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। मैंने उस नंबर को 6 से डिवाइड करा, मेरे पास कोई ना कोई क्वोशेंट आएगा और मेरे पास रिमाइंडर या तो 2 बचेगा। वेरी गुड, आपने अगर सोच लिया कि सर 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका 0 भी तो बच सकता है, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था।
यहां पर एक कैटेगरी और आएगी कि 6 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर आपका 0 भी बच सकता है। तो याद रखना, अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपके पास कहां से कहां तक आएंगे, 0 से स्टार्टिंग होगी और एक कम नंबर तक जाएगा। अगर वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो 0 से 10 तक जाना है। अगर वो 99 से डिवाइड हो रहा है तो 0 से 98 तक जाना है। यहां पर वो 6 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर आपके पास या तो 0 होगा भाई, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, और या तो आपका 5 आएगा। पॉसिबिलिटी तो यही है ना कि आपने उस नंबर को 6 से डिवाइड करा, तो कैसी कैसी पॉसिबिलिटी है कि 6 से डिवाइड होने के बाद या तो वो रिमाइंडर आपका 0 दे देगा, 6 से डिवाइड होने के बाद या तो वो रिमाइंडर 1 देगा, या तो 2 देगा, या तो 3 देगा, या तो 4 देगा, या तो 5 देगा। समझ आए क्या? अब सुनो ध्यान से, उसने यहां पर कहा है कि आप ये मुझे दिखाओ कि आपके सामने पॉजिटिव ऑड इंटीजर सिर्फ इन तीनों फॉर्म के ही होते हैं, इन तीनों के अलावा बाकी किसी फॉर्म के नहीं हो सकते। अब सुनो, अगर आपके सामने दुनिया का कोई भी ऑड नंबर उठा लिया मैंने, तो वो ऑड नंबर यहां पर 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड नंबर की डेफिनेशन ये है भाई, आप दुनिया का कोई भी ऑड नंबर उठा लो, वो ऑड नंबर 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, आप दुनिया का कोई भी ऑड नंबर उठा लो, वो 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 2 का मल्टीपल बन गया तो फिर तो वो इवन की कैटेगरी में आ गया ना। ये आपको समझ आ रहा है? तो यहां पे 6q प्लस 0 लिखा है, क्या मैं इसको 6q लिख सकता हूं? केस नंबर फर्स्ट यहां पे लिख देना। अब ये जो 6 है मैं उसको ब्रेक करूंगा यहां पर 2 इंटू में 3q, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया 2 इंटू में 3q की फॉर्म का। इतना भी आपको समझ आया? अब आप लोग देख सकते हो यहां पर ये जो नंबर है 6q वो 2 का मल्टीपल है। 6q इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 6q इज ए मल्टीपल ऑफ 2, ये यहां पर 2 का मल्टीपल है, और जो नंबर 2 के मल्टीपल का होता है वो इवन की कैटेगरी में आता है, वो ऑड की कैटेगरी में नहीं आता। इसका मतलब क्या ये इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है? तो आपको पता चलेगा कि ये यहां पर इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। लेकिन 6q प्लस 1, केस नंबर 2, 6q प्लस 1 की तरफ ध्यान से देखो। आप 6q प्लस 1 में से 2 को कॉमन ले ही नहीं सकते, आपके पास 2 कॉमन आएगा ही नहीं। तो जब इसके पास 2 कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये यहां पर कैसा नंबर है? ये यहां पर एक ऑड नंबर है। ये भी समझ आया? लेकिन अगर आपने 6q प्लस 2 को उठाया तो 6q प्लस 2 में से आपके पास 2 कॉमन आ सकता है, और अगर आपने 2 को कॉमन लिया तो आपके पास यहां पर 3q बचेगा, और यहां पर आपके पास प्लस का 1 बचेगा। मतलब 2 इंटू में 3q प्लस 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी ना किसी नंबर के मल्टीप्लाई में अगर 2 आ गया, इसका मतलब वो एक इवन नंबर है। तो फिर आपके सामने ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ये इवन की कैटेगरी में आ जाएगा। सेम वैसे ही 6q प्लस 3 लिखा हुआ है, भाई 6q प्लस 3 में से 2 कॉमन नहीं आ सकता। वी कांट टेक 2 एज ए कॉमन। जब आपके सामने 6q प्लस 3 में से 2 कॉमन नहीं आ सकता, इसका मतलब ये आपके सामने एक ऑड नंबर की कैटेगरी में आएगा। जबकि 6q प्लस 4 जो है उसमें से 2 कॉमन आ सकता है, इसका मतलब ये एक इवन नंबर की कैटेगरी में आएगा। 6q प्लस 5 में से 2 कॉमन नहीं आ सकता, इसका मतलब ये एक ऑड नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो आप लोग अपने पेपर के हिसाब से इसको कैसे लिखोगे कि v, जैसे यहां पर 6q का था, तो वी कैन राइट 6q एज ए 2 इंटू में, एज ए फॉर्म ऑफ 2 इंटू में 3q, मीन्स इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 and whose number those number which is a multiple of 2 is a even number. So 6q does not belong in the category of an odd positive integer. But in the 6q plus 1 we can't take 2 as a common. आप 6q plus 1 में से 2 common नहीं ले सकते हो, which means that 6q plus 1 is a not multiple of 2. 6q plus 1 is not a multiple of 2. 6q plus 1 यहाँ पर 2 का multiple नहीं है. And then and when then 6q plus 1 is not a multiple of 2, that means that it is a odd number. क्या आपको ये समझा? तो ऐसे थ्योरी में बना के यहाँ पर लिख देना।
तो आपने क्या क्या देखा, ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5। और यही हमें यहां पर प्रूफ करना था कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपके पास या तो 6 क्यूब + 1 फॉर्म का होगा, या तो 6 क्यूब + 3 फॉर्म का होगा, और या तो 6 क्यूब + 5 की फॉर्म का होगा। क्या आपको ये समझ आया? ओके।